कितनी खूबसूरत दिखती है ना हमारी धरती अंतरिक्ष से, क्योंकि इसके 2/3 हिस्से से ज़्यादा में पानी भरा है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस समंदर के नीचे की यात्रा में। तो चलिए, आज हम देखते हैं पानी के अंदर की दुनिया। बड़ा ही रोमांचक दुनिया है समंदर के नीचे। यहाँ गहरी घाटियाँ, विशाल पर्वत, सिवार के जंगल और रंग बिरंगे समुद्री जीव जंतु हैं। समंदर बहुत गहरी होती है। गोताखोर तो सिर्फ 150 मीटर की गहराई तक ही जा पाते हैं। महासागरों के सबसे गहरे हिस्से इससे 80 गुना से भी अधिक गहरे होते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, मैरियाना ट्रेंच। ये धरती के सतह की सबसे गहरी जगह है। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार अगर आप माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसको मैरियाना ट्रेंच के तल पर रख दे तो वह भी सी लेवल से 7000 फीट नीचे ही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पानी के नीचे का जीवन कैसा है। कुछ समुद्री जीव तो विनम्र होते हैं, कुछ फ्रेंडली भी हो जाते हैं जैसे कि डॉल्फिन, और कुछ भयंकर शिकारी होते हैं। वैसे तो दुनिया के हर जीव अपने आप में ही यूनिक होते हैं, पर इस वीडियो में हम कुछ ऐसे जीवों के बारे में बात करेंगे जिसको देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं समंदर के सबसे खतरनाक मछली से। ये पूरी दुनिया के महासागरों में पाई जाती है। इसके 300 से भी अधिक प्रकार है। इनमें से ज़्यादातर खूंखार शिकारी होती है और दूसरे जानवरों को पकड़कर मारने के लिए इनके तेज नुकीले दांत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शार्क मछलियों के बारे में। अधिकतर शार्कों के दांतों की कम से कम 3 कतारें होती हैं। जैसे जैसे सामने के दांत टूटते हैं, पीछे की कतार के दांत उनकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन और व्हेल की तरह शार्क मछलियाँ कभी कभी समंदर की सतह के निकट आकर तैरती है, जिससे उनके पुट्ठे का पंखड़ा पानी के बाहर निकला रहता है। व्हाइट शार्क का पंखड़ा नुकीला और तिकोना होता है। किलर व्हेल के पंखड़े की ऊंचाई तो एक आदमी जितनी हो सकती है। व्हाइट शार्क व्हाइट शार्क अपने शिकार को नीचे से चौंकाकर एक ही बार में दांत गड़ाकर मारना पसंद करती है, ताकि ऊर्जा बचा सके। वे कभी कभी तैराकों पर भी हमला कर देती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वे भूल से मनुष्यों को कोई समुद्री जीव समझकर ऐसा करती है। हैमरहेड शार्क हैमरहेड शार्क की आंखें उनके लंबे चपटे सर के दोनों तरफ होती हैं, जिससे वे तैरते समय चारों तरफ देख सकती है। सैंड टाइगर शार्क सैंड टाइगर शार्क के दांत पीछे को मुड़े होते हैं, ताकि जो मछलियां वह पकड़ती है वे बल खाकर निकल ना भागे। व्हेल शार्क व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। उनकी लंबाई 12 मीटर तक हो सकती है। ये लोगों के लिए खतरनाक नहीं होती। गोताखोर बेखटक उनके साथ तैर सकते हैं। अब आते हैं रे मछलियों के बारे में। रे मछलियों के सैकड़ों अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। सबके शरीर चपटे होते हैं। अधिकतर रे मछलियों के मुंह शरीर की निचली तरफ होते हैं। वे समंदर तल पे ऐसे चीजों को खाती है जिनके ऊपर वे तैरती है, और अपने दांतों से घोंघा और शंख जैसे जीवों को कूट कर चबा सकती है, ताकि अंदर के चीज को खा सके। उनमें से कुछ तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और कुछ हमला होने पर खुद को बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। जैसे स्टिंगरे अपनी पूंछ से जहरीला डंक मार सकती है। यह अपने पंखड़ों को लहराकर समंदर की सतह पर चलती है। इलेक्ट्रिक रे के सिर के अगल बगल के अंग बिजली के तेज झटके मार सकते हैं। मैंटा रे मछलियों में सबसे बड़ी होती है मैंटा रे। उनकी चौड़ाई 6 मीटर तक हो सकती है, लेकिन वे खतरनाक नहीं होती। वे धीमे धीमे तैरती हुई मुंह खुला रख बड़ी प्लाकों और पानी में बहते हुए दूसरे छोटे जीवों को खाती है।
गोताखोर कभी कभी मैंटा रे के साथ साथ तैरते चलते हैं। तो ये था कुछ रे के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जानवर जो दिखती मछलियों जैसी है लेकिन वास्तव में स्तनधारी है और 10 हाथियों से भी ज़्यादा वजन होता है इनका। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्हेल के बारे में। व्हेल बाकी स्तनधारी की तरह पानी की सतह के नीचे सांस नहीं ले सकते, इसीलिए इसको सांस लेने के लिए समुंदर की सतह पर आना पड़ता है। वे ऐसे छेदों से सांस लेती है जिन्हें फुकनी छिद्र कहते हैं। ये उनके सिर के ऊपरी हिस्से में होते हैं। जब वे सांस छोड़ती है तो पानी की फुहारे बाहर दागती है। वेल भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि कुबर वाली वेल, हम्पबैक वेल, स्पर्म वेल, ब्लू वेल, वाइट वेल, मिंकी वेल। चलिए तो हम इन सब के बारे में जानते हैं। स्पर्म वेल सबसे अधिक गहराई तक जाने वाली वेल है। स्पर्म वेल वे अपनी सांस को 1 घंटे से ऊपर तक रोके रख सकती है। वे बड़े बड़े स्क्विडों को खाने के लिए गहरा गोता लगाती है। एक स्पर्म वेल 6 हाथियों जितनी भारी हो सकती है। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे भारी जानवर है जिसका भार 20 हाथियों जितना हो सकता है। वह बढ़ने पर 33 मीटर तक लंबी हो सकती है। यह टेनिस के मैदान से ज़्यादा लंबी है। इतना विशाल होने के बावजूद वेल्स बहुत चुस्त और फुर्तीली होती हैं। बड़ी वेल जैसे कि कुबर वाली वेल अक्सर अपने को पानी से बाहर तक उछाल देती है। इसे ब्रीच करना या भेदन कहते हैं। किसी को ठीक ठीक मालूम नहीं है कि वे ऐसा क्यों करती है। ये अक्सर गोता लगाते समय अपनी पूंछ हवा में उछाल देती है। इसे फ्लू करना या लंगर डालना कहते हैं। इससे उन्हें गहरा गोता लगाने में मदद मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं एक दूसरे जीव के बारे में जो सबसे फ्रेंडली है और हमारी दोस्त भी बन सकती है, हमारे साथ खेल भी सकती है। और ये समुंदर में रहने वाली सबसे बुद्धिमान जीव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन भी स्तनधारी है जो कि दुनिया के सभी महासागरों में पाई जाती हैं। वे अक्सर बड़े बड़े ग्रुप्स में रहती हैं जिन्हें झोल या झुंड कहा जाता है। कुछ झोलों में तो 100 से भी ज़्यादा डॉल्फिन्स होती हैं। डॉल्फिन अपना रास्ता खोजने के लिए अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करती है जो वापस लौटकर गूंजती है। इन गूंजों को सुनकर वे जान सकती है कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है। इसे सोनार या स्वन तरंग कहते हैं। समुद्री जहाज और पनडुब्बी में भी ऐसे मशीन होते हैं जो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर समुद्र में दूसरे जहाज़ों और जीवों के बारे में पता लगाते हैं। डॉल्फिन मछलियों को पकड़ने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग करती है। व्हेल की तरह डॉल्फिन भी हवा में सांस लेती है, इसलिए जब डॉल्फिन का बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ जल्दी से तैरकर बच्चे के नीचे आ जाती है और उसे हल्के से धकेल कर समुद्र की सतह पर ले जाती है ताकि उसे सांस लेना सिखा सके, वरना वह डूब जाता है। कभी कभी ऐसा करने में कोई और डॉल्फिन उसकी मदद करती है। एक बार सीखने के बाद बच्चे को पता चल जाता है कि उसे क्या करना है। डॉल्फिन तेज तैराक और अद्भुत कलाबाज होती है। वे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक तैर सकती है। उनकी गति उन्हें मछलियों को पकड़ने में मदद देती है, लेकिन उन्हें खेलना और कलाबाजी लगाना भी पसंद है। वे उछलकर समुद्र से पूरी बाहर आ सकती हैं। स्पिनर डॉल्फिन्स पानी के ऊपर 3 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकती है और हवा में फिरकी की तरह 7 बार तक नाच सकती है। बोतल जैसे नाक वाली बॉटल नोज डॉल्फिन्स चारों तरफ निगाहें दौड़ाकर भेद भरी छलांग लगाती हैं।
बहुत से समुद्री जीवों के शरीर के पैटर्न उनके आसपास के सराउंडिंग जैसे दिखते हैं। इससे उनको देख पाना बहुत मुश्किल होता है। यह उन्हें खतरों के समय बचने में मदद करता है। शिकारी जानवर शिकार को चुपके से दबोचने के लिए भी इसका फायदा उठाते हैं। फ्लाइंग फिश शिकारी मछलियों से बचने के लिए समंदर के बाहर कूद जाती हैं। वे 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक हवा में उड़ सकती हैं। कुछ चपटी मछलियाँ जैसे कि फ्लाउंडर फिश छिपने के लिए समंदर तल का इस्तेमाल करती हैं। वे रेत से अपने शरीर को ढक लेती हैं और निश्चल होकर लेटी रहती हैं ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। वोबेगोंग शार्क मछलियों का भी शरीर चपटा होता है। वे समुद्र तल पर लेटी रहती हैं, पास से तैरती मछलियों को झपट लेती हैं। समुद्री ड्रैगन समुद्री ड्रैगन के शरीर पर पत्तियों जैसे बहुत से अंग होते हैं, जिससे वे समुद्री घास जैसे दिखते हैं। कटल फिश कटल फिश समंदर तल पर शिकार करती हुई मछलियों और केकड़ों को खाती है। उनकी लंबी सूंडें होती हैं जो तेजी से लपक कर उनके शिकार को पकड़ लेती हैं। जैसे जैसे वे अलग अलग जगहों से गुजरती है, उनके शरीर का रूप रंग आसपास के सराउंडिंग से मेल खाने के लिए पूरी तरह से बदल जाता है। यानी कि अगर वो रेत पर होती है तो वो रेत जैसा वेश बना लेती है और पत्थरों के ऊपर से गुजरने पर पत्थर जैसी रूप रंग बदल लेती है। सारगासम मेंढक मछलियाँ सारगासम मेंढक मछलियाँ सारगासम समुद्री सिवार में रहती हैं। उनके शरीर बिल्कुल समुद्री सिवार जैसे दिखते हैं। वे बहुत निश्चल रहती हैं और प्रतीक्षा करती हैं कि उनका शिकार तैरता हुआ उनके पास चला आए। वे समुद्री सिवार से चिपके रहने के लिए अपने अगले पंखड़ों का प्रयोग हाथों की तरह कर सकती हैं। कुछ समुद्री जीवों को जीवित रहने के लिए अन्य जीवों की सहायता की जरूरत पड़ती है। इसे सहजीवन कहते हैं। आमतौर पर सहजीवन दोनों जीवों के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कभी-कभी वह उनमें से एक को ही फायदा पहुंचाता है। रेमोरा नामक लंबी पतली मछलियाँ अक्सर बड़े जीवों जैसे कि कछुआ से चिपकी रहती है। वे बड़े जानवरों के भोजन के बचे टुकड़े को खाती है। पर्ल फिश पर्ल फिश दूसरे जीवों के अंदर रहकर उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग करती है। कभी कभी जिस जानवर में वे रहती है उसी को अंदर से खाना शुरू कर देती है। समुद्री फूल समुद्री फूल छोटी छोटी मछलियाँ खाते हैं। जो मछलियाँ तैरती उनमें चली आती हैं, उन्हें मारने के लिए उनके पास डंक वाली सूंडें होती हैं। क्लाउन फिश इन सूंडों के बीच रहती है, लेकिन जहर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उनके शरीर पर ऐसा चिकना पदार्थ होता है जो समुद्री फूल के जहर से उनकी रक्षा करता है। यह उन्हें दुश्मनों से सुरक्षित रखता है, जिन्हें ज़्यादा नज़दीक आने पर डंक लग जाता है। कुछ प्रकार की चिंगड़ी मछलियाँ लगभग अंधी होती है। ऐसी चिंगड़ी मछलियाँ गोबी नामक मछलियों के साथ रहती हैं। दोनों जीव एक दूसरे की मदद करते हैं। चिंगड़ी अपने नुकीले पंजों से दोनों जीवों के रहने के लिए सुरक्षित बिल बनाती है और बदले में जब गोभी को खतरे का आभास होता है तो वह पूंछ झटकारती है और दोनों मछलियां जल्दी से बिल में छिप जाती हैं। क्लीनर फिश प्रवाल शैलमाला पर रहती है। वे सूखी चमड़ी और कीड़े चुनती बड़ी मछलियों के आसपास तैरती है। कभी कभी ग्रुपर जैसी बड़ी मछलियां सफाई के लिए कतार बांध लेती हैं। क्लीनर फिश अपने शरीर को लगातार लहराती रहती है ताकि बड़ी मछलियां जिनकी सफाई वे कर रही होती है उन्हें पहचान सके और खा ना जाए। कभी कभी तो बड़ी मछलियां क्लीनर फिश को अपने मुंह के अंदर आने देती हैं ताकि वे उनके दांत और गलफर्रे साफ कर दें। धारीदार प्रवाल चिंगड़ी मछलियां अपने लंबे तेज चंगुलों की मदद से दूसरे जीवों जैसे कि
मोड़े ईल की त्वचा और दांत साफ करती हैं। जो भी टुकड़े उन्हें मिलते हैं उन्हें वे खा जाती हैं। बड़े जीव जानते हैं कि वे मदद कर रहे हैं और वे उन्हें खाने की कोशिश नहीं करते। दुनिया के कुछ सबसे जहरीले जीव समुद्र में रहते हैं, जैसे बॉक्स जेलीफिश, रैबिट फिश, पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर, स्टोन फिश, कोन सेल। इन सभी जीवों में घातक विष है जो इंसान को भी मार सकता है। बॉक्स जेलीफिश का जहर तो किसी इंसान को 4 मिनट के अंदर ही मार सकता है। लायन फिश, लायन फिश का शरीर कांटों से भरा होता है जिनमें जहर होता है। ब्लू रिंग वाले ऑक्टोपस के दांतों में ऐसा घातक विष होता है जो उसके शिकार की सांस रोक देता है। इसके काटने से इंसान भी मारे गए। समुद्री शंभुकों यानी कि सी स्लग्स पर जेलीफिश के जहर का असर नहीं होता। वे छोटी छोटी जेलीफिश खाकर जहर इकट्ठा कर लेती हैं, जिसे वे शिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। पोर्पिटा जेलीफिश का शरीर डंक मारने वाली सूड़ों से ढका होता है। इसके बावजूद शंभुक इन्हें भी खा जाते हैं। समुद्री सांप, समुद्री सांप मछलियों का शिकार करते हैं। वे अपने शिकार को काट कर मार देते हैं। समुद्री सांप अपने पूरे शरीर को दाएं बाएं लहराते हुए फेंकते हैं। प्रवाल शैलमाला। अब आते हैं हम प्रवाल शैलमाला पे। प्रवाल गर्म उथले समुद्रों में रहते हैं। हालांकि वे पौधों जैसे नजर आते हैं, पर वास्तव में वे हजारों छोटे छोटे जीवों से बने होते हैं। प्रवाल के बड़े क्षेत्र प्रवाल शैलमाला यानी कि कोरल रीफ कहलाती है। प्रवाल जीव, कोरल एनिमल, जिन्हें पॉलिप कहते हैं, अपने कड़े पिंजरों की सुरक्षा में जीते हैं। जब वे मरते हैं उनके कंकाल रह जाते हैं और उन्हीं के ऊपर नए पॉलिप पैदा होते हैं। धीरे धीरे समय के साथ प्रवाल शैलमाला बन जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी शैलमाला ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। वह इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से दिखाई देती है। प्रवाल शैलमाला में बहुत से कोने अंतरे होते हैं जहां छिपकर जीव अपने घर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हमेशा इनके इर्द गिर्द ढेर सारे जीव मौजूद रहते हैं। प्रवाल जीव अपने कवच जैसे कंकालों से अच्छी तरह सुरक्षित होते हैं, लेकिन कुछ मछलियाँ जैसे तोता मछली उन्हें खा सकती हैं। तोता मछली के दांत आपस में जुड़े होते हैं, जिससे कड़ी चोंच सी बन जाती है। तोता मछली प्रवाल का एक टुकड़ा तोड़ लेती है और फिर अपने चोंच से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। समुद्र के सारे जीवों में से चौथाई से अधिक प्रवाल शैलमाला के आसपास रहते हैं। इनमें सभी रूपों और आकारों के जीव और 2000 से अधिक प्रकार की मछलियां हैं। एंजल फिश, एंजल फिश प्रवालों के बीच रहती है। उनका चमकीला रूप उन्हें आसपास के परिवेश में घुल मिल जाने में मदद करता है। वे स्पंजों को खाती हैं जो प्रवाल शैलमाला पे रहते हैं। क्लाउन ट्रिगर फिश प्रवाल शैलमाला के ऊपर तैरती है और वहां रहने वाले छोटे जीवों जैसे कि कीड़े, केंचुए आदि को खाती है। विशाल ग्रुपर मछलियां प्रवाल शैलमाला के सबसे बड़े शिकारियों में से हैं। उनका आकार बढ़कर कार की लंबाई जितनी हो सकती है। समुद्री घोड़े यानी कि सी हॉर्स प्रवाल शैलमाला के बीच रहते हैं। वे तैरने के लिए अपने पीठ के पंखुड़े हिलाते हैं। प्रवाल शैलमाला में शार्क मछलियों जैसा खूंखार शिकारी रहते हैं, इसलिए वहां के जीव जंतुओं को सुरक्षा के कई उपायों की जरूरत पड़ती है। कुछ जीवों के पास अजीबोगरीब चालें होती हैं। आइए देखते हैं। डर जाने पर कुप्पा मछलियां शिकारों को डराकर भगा देने के लिए अपने शरीर को कुप्पे की तरह फुला लेती है। तितली मछली की पीठ पर ऐसा धब्बा बना होता है जिससे इसके शिकार करने वाले मछलियों को लगता है कि वे किसी बहुत बड़ी मछली की आंख है। कुछ मछलियां बड़े बड़े समूह में रहती हैं जिन्हें झोल या झुंड कहते हैं, जैसे कि
ये अर्धचंद्राकार पूंछ वाली बिग आई फिश झोल में एक दूसरे के साथ तैरते हैं। इससे शिकारी मछलियों को उलझन में डालने की मदद मिलती है। वे समझ ही नहीं पाते कि किस मछली पर हमला करें। उन्हें यह आभास भी हो सकता है कि सारा झोल एक बहुत ही बड़ा जानवर है। कुछ समुद्री जीवों को लंबी यात्राएं करनी पड़ती है, या तो भोजन की खोज में या फिर बच्चों को जन्म देने के लिए। इसे प्रवास कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो माइग्रेशन। जैसे कि कुछ व्हेलें गर्मियों में ठंडे महासागरों की ओर प्रवास करती है, क्योंकि वहां पानी में एक विशेष परिप्लावी क्रील पाया जाता है जिसे वे खा सकती है। सर्दियों में वे गर्म महासागरों में बच्चे पैदा करने के लिए लौट आती है। कुछ ऊबर वाली व्हेलें तो हर साल 16,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती है। कुछ समुद्री जीव हर रोज प्रवास करते हैं। कोपेपॉड एक प्रकार के परिप्लावी हैं जो दिन में समुद्र की गहराई में रहते हैं, लेकिन रात को भोजन की खोज में सतह पर चले आते हैं। वे इतने छोटे हैं कि उन्हें देखना सचमुच कठिन होता है। जब मादा कछुआ अंडे देने के लिए तैयार होती है तो वह उसी सागर तट पर लौटती है जहां वह पैदा हुई थी। वह अपने पंखड़ों से रेत में एक छेद बनाती है, उसमें वह अंडे देती है और उन्हें रेत से ढक देती है। 7 से 10 हफ्ते बाद अंडों से कछुओं के बच्चे निकलकर समुद्र की तरफ चले जाते हैं। वर्षों बाद जब मादा कछुआ पूरी तरह बढ़ चुकी होती है, वे उसी सागर तट पर अंडे देने के लिए लौटती हैं। सर्प मीन के कारनामे। जब तक ताजा पानी की सर्प मीन यानी फ्रेश वाटर ईल अंडे देने को तैयार न हो जाए, वे नदियों में रहती हैं। फिर वे अटलांटिक महासागर के बीचों बीच सारगासो सागर तक तैरती हुई जाती हैं, जहां वे अंडे देने के बाद मर जाती हैं। सर्प मीन के बच्चे उसी नदी की ओर लौटते हैं जहां से उनके माता पिता आए थे। इसमें उन्हें 3 साल तक का समय लग सकता है। सामन मछलियाँ। सामन मछलियाँ अपना जीवन सागर में बिताती हैं, लेकिन वे अंडे देने के लिए हमेशा नदी के उसी हिस्से में लौटती हैं जहां वे पैदा हुई थी। अपने जन्म स्थान लौटने के लिए सामन को नदी की धारा की उल्टी दिशा में तैरना पड़ता है और झरनों को उछलकर पार करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ठंडे महासागर के जीवों को। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के महासागर हमेशा ठंडे रहते हैं। इन महासागरों की सतह पर वर्ष के अधिकतर हिस्से में बर्फ जमी रहती है, लेकिन बर्फ के नीचे का तापमान ऊपर के तापमान से ज़्यादा रहता है और यहाँ पानी में भरपूर जीवन होता है। वेडल सील बर्फ के नीचे भोजन की तलाश करती हैं, लेकिन उन्हें सांस लेने के लिए ऊपर सतह पर आना पड़ता है। इसके लिए वे बर्फ में छेद बना लेते हैं। छेद बंद न हो जाए, इसके लिए वह अपने तेज दांतों से बर्फ को खुरचती है और छेद खुला रखती है। वॉलरस स्तनधारी होते हैं। वे धरती पर और सागर में रहते हैं। वे सीप खाते हैं जो कि समुद्र तल में पाए जाते हैं। वॉलरस की खाल के नीचे चर्बी की तह उन्हें गर्म रखती है। उनके बड़े बड़े दांत होते हैं जिन्हें उदंत कहते हैं। नर वॉलरस एक दूसरे से लड़ने के लिए अपने उदंतों का इस्तेमाल करते हैं। पेंगुइन। दक्षिणी ध्रुव में 7 अलग अलग प्रकार के पेंगुइन रहते हैं। बहुत सी चिड़िया इसकी ठंडी और बर्फीली जलवायु में रह नहीं पाती, लेकिन पेंगुइन्स ने इस जमा देने वाली परिवेश में जीवित रहने के तरीके निकाल लिए हैं। एम्पेरर पेंगुइन अक्सर अपने को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सट कर खड़े रहते हैं। कहीं अंडा बहुत ठंडा होकर उसके अंदर का चूजा मर न जाए, इसलिए वे अपने अंडों को पैर के ऊपर बनी
विशेष थैली में गर्म रखते हैं। इम्पेरर पेंगुइन का बच्चा गर्म रहने के लिए अपने पिता की थैली का इस्तेमाल करता है। पहाड़ों से नीचे आने के लिए पेंगुइन पेट के बल फिसलते हैं। वे अपने पंखों के सहारे खुद को धक्का देकर आगे बढ़ाते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकते, लेकिन वे बहुत कुशल तैराक होते हैं। पानी के नीचे तेज तैरने के लिए पेंगुइन अपने झिल्लीदार पैरों को काम में लाते हैं। वे 18 मिनट तक पानी की सतह के नीचे रह सकती हैं, पर सांस लेने के लिए वे अक्सर पानी के बाहर उछलते हैं। कभी कभी वे बत्तखों की तरह पानी की सतह पर तैरते हैं। पेंगुइन्स खाने के लिए क्रिल, मछलियाँ और स्क्विड पकड़ते हैं। महासागरों में कदम कदम पर आश्चर्यों से सामना होता है। लोगों ने अभी तक पूरी तरह महासागरों की खोजबीन नहीं की है, और वैज्ञानिक हमेशा उनमें रहने वाले अद्भुत जीवों के बारे में नई नई जानकारी पता लगाते रहते हैं। पर अब महासागरों में लगातार गंदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग उनमें कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। हमारा कचरा समुद्री पौधों और जीव जंतुओं को मार देता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे लोग महासागरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ जगहों पर गंदगी बहाने वाले पाइप शौचालयों और स्नान घरों से मलमूत्र आदि ले जाकर समुद्र में फेंकते हैं। बहुत से किसान अपनी फसलों को उगाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब बारिश होती है तो कुछ केमिकल्स पानी के साथ नदियों में और फिर समुद्र में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग समुद्र किनारे घूमने आते हैं और कचरा छोड़ जाते हैं। ज्वार भाटे की लहरें इसे अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती हैं। कुछ जहाज भी अपना कचरा समुद्र में ही फेंक देते हैं। समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक घुलकर सड़ने में 80 साल से ज़्यादा समय ले सकता है। तेल का रिसाव। विशाल तेलवाही जहाज कभी कभी चट्टानों या दूसरे जहाज़ों से टकरा जाते हैं और तेल रिसकर समुद्र में पहुंच जाता है। यह समुद्र और उसमें रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब तेल समुद्र के रेतीले तट पर बहकर चला आता है तो वह रेत और पत्थरों से चिपक जाता है और समुद्र तट के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को नष्ट कर देता है। महासागरों को गंदा करने के साथ साथ हम उन्हें और भी तरीकों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब हम महासागरों से बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो वह उसमें रहने वाले जानवरों और पौधों के लिए खतरा पैदा कर देता है। जब मछुआरे एक ही प्रकार की मछलियों को भारी मात्रा में पकड़ने लगते हैं तो समुद्र में उसकी संख्या कम होने लगती है। इसे अत्यधिक मछली मारना कहते हैं। कॉड फिश की लंबाई बढ़कर 1.5 मीटर तक हो सकती है, लेकिन अब अत्यधिक मछली मारने के कारण बड़े आकार की कॉड बची ही नहीं। हैडॉग जैसी छोटी मछलियां भारी तादाद में पकड़ी जाती हैं। हर साल 10 करोड़ से ज़्यादा शार्क पकड़ी जाती है। उनके पंखड़ों का सूप बनता है और बाकी फेंक दिया जाता है। प्रशांत महासागरीय सामन भी अत्यधिक मछली मारने के शिकार है। जापानियों का एक पकवान सुशी बनाने के लिए लाखों बड़ी आंख वाली ट्यूना मछलियां पकड़ी जाती हैं। ये सब की सब मछलियां अत्यधिक मछली मारने के कारण खतरे में हैं। अगर मछुआरे इन्हें पकड़ना जल्द ही बंद नहीं करते तो ये पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी। कुछ देश मछली मारने की समस्या को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे मछुआरों को खास किस्म के जाल इस्तेमाल करने का आदेश देते हैं जो सिर्फ बड़ी मछलियां ही पकड़ सके। उस तरह के जाल में बड़े छेद छोटी मछलियों को बच निकलने देते हैं। प्रवाल शैलमालाओं को भी दुनिया भर में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मछुआरे गर्म सागर की मछलियां पकड़ने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं, फिर वे इन्हें पालतू मछलियों की दुकानों में बेच देते हैं। लोग हार जैसे गहने बनाने के लिए प्रवाल ले जाते हैं। कई बार
लापरवाह गोताखोर भी प्रवाल को तोड़ देते हैं। शैलमालाएं धीमे धीमे बनती है। हर शैलमाला जिसे लोग नुकसान पहुंचाते हैं दोबारा बनने में सदियों का समय लेंगी। इसलिए इन जीवों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो कुछ समय बाद हम भी नहीं होंगे। धन्यवाद।